दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम टू दैनिक क्लासेस। आज है 3 जून 2021 और 3 जून 2021 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो इसमें इंक्लूड करेंगे। मैंने 2 जून के भी यानी कल के इसमें करंट अफेयर्स मैंने इंक्लूड कर दिए हैं क्योंकि उसकी वीडियो में नहीं ला पाया था। तो 2 और 3 जून दोनों के इसमें मैंने करंट अफेयर्स इंक्लूड कर दिए हैं। एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स हैं। रोज़ सुबह 4 बजे आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे दैनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है। क्लिक करेंगे तुरंत टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। लेक्चर अपलोड होने के बाद आपको ये PDF 15 से 20 मिनट में अवेलेबल हो जाएगी। शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स के सेशन को। किसी भी तरह की क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसे ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। साथ ही आपको ये बताऊँ तो द हिंदू के वोकेबलरी भी डेली कराई जाती है गोविंद सर के द्वारा। वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से वोकैब्स को याद कराते हैं बाय ट्रिक, और साथ ही इमेजेस के माध्यम से, विजुअलाइजेशन के माध्यम से वो दिखाते हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट द हिंदू वोकैबलरी से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको उसकी PDF भी मिल जाएगी और साथ ही प्लेलिस्ट बनी हुई है द हिंदू वोकैबलरी की। शुरू करते हैं 3 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा 30 कौशल विकास कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप 30 स्किल डेवलपमेंट कॉलेजेस? फोटो में देखकर आप समझ गए होंगे बिल्कुल तरीके से ये कौन है। YS जगनमोहन रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये CM हैं। तो आप समझ गए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 30 कौशल विकास कॉलेजेस स्थापित किए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो हमें पता है आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, विष्णुभूषण हरिश्चंद्रन आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। बात करें गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपानी। यहाँ के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। बिहार की बात करूँ, फागू चौहान गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, नीतीश कुमार या CM। मध्य प्रदेश की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के गवर्नर का भी अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं। बस समझ लेते हैं एक बार ये 30 कौशल विकास केंद्र 30 कौशल विकास कॉलेज कहाँ स्थापित किए जाएंगे। तो देखिए 30 कौशल विकास कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा एक आदेश पारित किया गया और इसको साथ ही प्रशासनिक मंजूरी भी मिल गई है। ये जो 30 होंगे ये 25 संसदीय क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक एक कॉलेज स्थापित होंगे, ठीक है। और राज्य में IIT में जो है वहाँ पर भी एक एक कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। और एक कॉलेज जो होगा वो पुलीवेदुला आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भी ये स्थापित किया जाएगा। तो इस तरह से टोटल 30 कौशल विकास कॉलेज हो चुके हैं जो स्थापित किए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है? हु रिसेंटली वॉन द गोल्ड मेडल इन द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप? यह फोटो में देख रहे हैं नौजवान लड़के को, यही हैं संजीत कुमार असम के रहने वाले हैं। इन्हीं ने ये अवार्ड जीता है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। 27 साल की उम्र है इनकी। इससे पहले भी काफ़ी अवार्ड जीत चुके हैं। समझते हैं इनके बारे में। तो मुक्केबाजी संजीत कुमार ने ये एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है, मैंने आपको बताया। इसमें गोल्ड मेडल जीता है। कितनी कैटेगरी में जीता है, तो 91 किलोग्राम की कैटेगरी में या 91 kgs की कैटेगरी में इन्होंने अवार्ड जीता है। इन्होंने हराया किसे है, तो वेस्ली लेविट को इन्होंने हराया है। ये वेस्ली लेविट 5 बार एशियाई चैंपियनशिप जीत चुके हैं, सॉरी, ठीक है। और बात करें रियो ओलंपिक भी ये जीत चुके हैं सिल्वर मेडल। कौन, वेस्ली लेविट, जिनको इन्होंने हराया है किसने, संजीत कुमार ने। 27 साल के हैं, असम के रहने वाले हैं। और अगर बात करूं, मैंने आपको बताया और भी अवार्ड जीत चुके हैं ये। 2013 में गोल्ड जीता इन्होंने, 17 में सिल्वर जीता और 15 और 19 में इन्होंने 2 ब्रोंज मेडल या कांस्य पदक भी जीत चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में महेश जेठमलानी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। वह किस पेशे से जुड़े हुए हैं? रिसेंटली महेश जेठमलानी हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा विच प्रोफेशन इज ही एसोसिएट, यानी उनका पेशा क्या है। फोटो में देख रहे हैं यही है महेश जेठमलानी। आप क्वेश्चन को देखकर समझ गए होंगे ये किसके बेटे हैं। ये राम जेठमलानी के बेटे, पुत्र या सन हैं। ये भी वकील हैं। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। ये पेशे से एडवोकेट या वकील हैं। बात करें तो इनको राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। हमें बताया राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। किस क्षेत्र से? समाज कल्याण, सामाजिक, सांस्कृतिक इन या वैज्ञानिक क्षेत्रों में जो उपलब्धियां हासिल करते हैं उनको राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। हमें पता है राज्यसभा में 252 सदस्यों का प्रावधान है 252 का, जिसमें से वर्तमान में 245 सदस्य हैं। और अब 245 में से 12 सदस्य अगर हटा दें हम
जो कि नॉमिनेटेड हैं, तो इलेक्टेड बचे कितने हैं 233। तो 233 सदस्य इलेक्टेड होते हैं जो राज्य की विधानसभाओं से चुने जाते हैं, ठीक है। यानी 28 राज्यों की विधानसभा हो गई, और जो यूटी हैं उनकी विधानसभा किसकी है, एक तो दिल्ली की है और पुडुचेरी की। तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से ही सदस्य चुने जाते हैं, बाकी ये तो यानी 30 जगह से चुने जा रहे हैं 30। तो ये पेशे से क्या है, वकील है। इनके बारे में समझ लेते हैं एक बार। मैंने बताया जेठमलानी के बेटे हैं। जेठमलानी हाई प्रोफाइल वकील थे, काफ़ी बड़े बड़े लोगों का केस लड़ा है, सलमान खान का काफ़ी लोगों का केस लड़ा है, और हर्षद मेहता जो शेयर मार्केट का घपला किया था उनका भी केस राम जेठमलानी ने ही लड़ा था। और महेश मलानी राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए हैं। क्यों किए गए हैं, क्योंकि 2 सीटें खाली हुई थी। 2 सीटों में एक सीटें थी, एक थी, साथ ही एक सीट थी स्वपन दासगुप्ता की। स्वपन दासगुप्ता ने 2021 में उच्च सदन यानी राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है, और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता वो आपको मैं कभी डिस्कस कर दूंगा। अगर आप कमेंट में बताएंगे कि क्यों नहीं हो सकता राज्यसभा भंग, तो मैं आपको उसके ऊपर सेपरेट वीडियो छोटी सी बना के आपको दे दूँगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। स्वपन दासगुप्ता मार्च 2021 में उच्च सदन से या राज्यसभा से इस्तीफा दिया था, लेकिन दोबारा से अभी आपको मैं आगे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा कि ये रीनॉमिनेट किए गए हैं राज्यसभा के लिए। शुरू करते हैं, और क्वेश्चन 4 है अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया वकील या एडवोकेट। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर साल माता पिता का वैश्विक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ऑब्जर्व एवरी ईयर। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा शुरू किया गया था, 2012 में शुरू किया गया था। आपको बताऊं, हर साल 1 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। समझ लेते हैं इसके बारे में। मैंने बताया हर साल 1 जून को मनाते हैं। बच्चों के पालन पोषण में जो माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसको सम्मानित करने के लिए हर साल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये शुरू किया गया था। 2012 से मनाना जारी है। इस वर्ष की या 2021 की थीम क्या थी इसकी? तो दुनिया भर में सभी माता पिता को या माता पिता की सराहना करना, ये इसकी थीम थी इस साल की। शुरू करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया गया? रिसेंटली वर्ल्ड नो टोबैको डे हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? फोटो में देखकर समझ गए हैं, 31 मई। हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। बात करूँ इसको मनाने की शुरुआत की तो लोगों को जागरूक करना कि तंबाकू हानिकारक है, सेहत को ख़राब कर सकता है, और साथ ही तंबाकू कंपनियों की व्यावसायिक जो प्रथाएँ हैं उनको सूचित करने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है। हर साल कब? 31 मई को। इस वर्ष की थीम बताएं या विषय बताऊं इस साल का क्या था? तो छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, ये इस साल की थीम थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हर साल विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे वर्ल्ड मिल्क डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। ये मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बताई थी, मैंने आपको दैनिक क्लासेस पर अवेलेबल है। हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। पता है भारत मिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ ही डॉक्टर वर्गीज कुरियन की ऑपरेशन फ्लड में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो 1972 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा शुरू किया गया था, जो दूध के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित था। ये मैंने सब डिस्कस करा है कल की वीडियो में, वर्ल्ड मिल्क डे के ऊपर आप उसे देख सकते हैं, दैनिक क्लासेस पर अवेलेबल है। बात कर लेते हैं तो इसको मनाने की शुरुआत जो हुई थी 2001 से हुई थी, और 1 जून को मनाते हैं हर साल। 2021 की थीम की बात करें इस साल की तो सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस ऑन न्यूट्रिशन, ये इसकी थीम थी। भारत हमें पता है दूध का सबसे बड़ा उत्पादकों में से एक है, इंडिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस समुदाय को 10% या 10% EWS या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कोटा दिया गया है? विच कम्युनिटी हैज़ बीन गिवन 10% EWS कोटा रिसेंटली? फोटो में देखकर आप समझ गए हैं, ये है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। तो महाराष्ट्र में कौन है? मराठा समुदाय। तो मराठा समुदाय को ही 10% EWS कोटा दिया गया है। ये सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले महाराष्ट्र सरकार का फैसला रद्द भी कर दिया गया था, लेकिन फिर अपोज करके इसको पास कर दिया गया है, क्योंकि 50% से ऊपर कोटा नहीं होना चाहिए। ये बात चली आ रही है पहले से। बात करें महाराष्ट्र की तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, हमें बताएं। गठबंधन की सरकार है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं ये शिवसेना से हैं, CPI और NCP, ये तीनों की गठबंधन की सरकार है। गवर्नर की बात करूँ तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं, और भगत सिंह कोश्यारी गोवा के राज्यपाल का भी या गवर्नर का भी अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट में ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ मैं। 50% की बात मैंने बोली आपको वही थी, 10% कोटा दिया गया है। 5 मई को ये मना किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन अब ये लागू कर दिया गया है। ये आप पढ़ सकते हैं, PDF में आपको अवेलेबल है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कैनरा बैंक के CFO कौन नियुक्त किए गए हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CFO? CFO क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ कैनरा बैंक रिसेंटली। तो कैनरा बैंक के अगर जो नियुक्त किए गए हैं CFO वो हैं SK मजूमदार। SK मजूमदार को ही नियुक्त किया गया न्यू CFO। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे V रामचंद्र। इनसे पहले थे। अब कौन बन गए हैं? SK मजूमदार। बात करूं कैनरा बैंक की तो 1906 में इसकी स्थापना हुई थी कैनरा बैंक की, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और बात करें SK मजूमदार के बारे में तो ये सन 2000 से या वर्ष 2000 से बैंक से जुड़े हुए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट है ये, और CFO की पोस्ट पर आ गए हैं। किसका स्थान लिया है? V रामचंद्र का स्थान लेंगे, ये मैंने आपको बताया। और 21 साल का इन्हें 21 वर्षों से अधिक का अनुभव इन्हें इस क्षेत्र में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में स्टेयर गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? यानी हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ रिसेंटली। फोटो में देखकर आप समझ गए ये बुक आई है, 2021 में रिलीज़ होने की उम्मीद है। इसके राइटर या ऑथर कौन है? रवि शास्त्री। रवि शास्त्री हमें बताया भारतीय क्रिकेट टीम के महत्वपूर्ण कोचों में जब भी नाम होगा तो उनका नाम सर्वश्रेष्ठ लिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी प्रसिद्धि है रवि शास्त्री की। तो उन्होंने इस बुक में काफ़ी लोगों के यानी लगभग 60-70 लोगों के बारे में जिनके पास वो रहे हैं या जिनको उन्होंने सिखाया है, किस तरह से उन्होंने अपने इम्प्रूवमेंट करा गेम में, उस सब को इन्होंने इसमें सम्मिलित किया है इस बुक में। बात कर लेते हैं तो हमें पता है कमेंटेटर हैं वो दिग्गज कोच हैं, उन्हीं की पुस्तक है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में उन्होंने इसमें लिखा है, मैंने आपको बताया। 2021 में इस पुस्तक की विमोचन होने की उम्मीद है। इसके सह लेखक शास्त्री और अयाज मेनन हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में आइसलैंड गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? यानी हु हैज़ बिकम द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ आइलैंड रिसेंटली। फोटो में देख रहे हैं आप, ये है B श्याम यानी बाला सुब्रमण्यम श्याम। इन्हीं को आइसलैंड में नया राजदूत बनाया गया भारत सरकार का। ये IFS अधिकारी हैं, सन 2000 के 2000 के IFS अधिकारी हैं ये B श्याम, जो पता है हमें IFS अधिकारी लेवल के अधिकारी हैं और काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं ये। और बात करें तो इस सबसे पहली पोस्टिंग इनकी इजिप्ट में थी। इजिप्ट की कैपिटल काहिरा में सन 2000 में बाला सुब्रमण्यम श्याम IFS में शामिल हुए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बिना देरी करते हुए। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस देश ने इस्लामिक मैप जारी किया है? इस्लामिक मैप कुछ नहीं है, एक तरीके से बताऊँ आपको मैं। ये देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रिया के मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा एक ये डिजिटल माध्यम से ही मैप लॉन्च किया गया। इस्लामिक मैप ये कुछ नहीं है, ऑस्ट्रिया में हमें पता है काफ़ी मोमडन रहते हैं, तो उसके मतलब उनके समूह के बारे में, उनके संगठन के बारे में, कितने मस्जिद हैं, कितने उनके संघ हैं मुस्लिम्स के, तो उसी का एक मैप है और कुछ नहीं है ये, ठीक है। उसी का मैप है कितनी मस्जिद है ऑस्ट्रिया में, कितने संगठन हैं मुस्लिम्स के, कितने समूह हैं, इन सभी की जानकारी उस मैप या नक्शे में है। तो इसी को इस्लामिक मैप कहा जा रहा है, जो ऑस्ट्रिया के द्वारा जारी किया गया है। समझ लेते हैं इसके बारे में। जो मैंने आपको बताया 600 से अधिक मस्जिदों, संघों और अधिकारियों के नाम और स्थान और विदेशों में उनके संभावित लिंक दिखाए गए हैं इस मैप में। ऑस्ट्रिया ने एक नेशनल मैप ऑफ इस्लाम जारी किया है। इसमें मस्जिद, समुदाय और समूह के बारे में है, जब मैंने आपको बताया अभी। उन्हीं स्थानों को चित्रित किया गया है इस मैप में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में असम राइफल्स के नए महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स। ये फोटो में देख रहे हैं, यही हैं पी चंद्रन ही असम राइफल्स के नए डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक बने हैं। असम राइफल्स की बात करूं तो 1835 में स्थापना हुई थी असम राइफल्स की। सबसे पुरानी आर्मी है अगर बात करूं आपको मैं। मेघालय के शिलोंग में हेडक्वार्टर है, मेघालय के शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर है
इससे पहले गुरदीप सांगवान इसके हेड थे। गुरदीप सिंह सांगवान, लेफ्टिनेंट जनरल गुरदीप सिंह सांगवान इसके महानिदेशक थे, लेकिन अब कौन बन गए हैं? पी चंद्रन इसके डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। 1835 में स्थापना हुई थी। शिलोंग में हेडक्वार्टर है असम राइफल्स का। बात कर लेते हैं 1 जून 2021 को। इनका नाम क्या है पूरा? लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर, ठीक है, महानिदेशक बने असम राइफल के। वो 21वें महानिदेशक होंगे असम राइफल्स के। और इससे पहले वो इंस्पेक्टर जनरल रह चुके हैं असम राइफल्स में, कमांड और कंपनी कमांडर भी रह चुके हैं। उन्हें युद्ध सेवा पदक भी दिया जा चुका है। बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 की, मूडीज के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? अकॉर्डिंग टू द मूडीज, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ इन द इंडिया जीडीपी इज द फाइनेंशियल ईयर 2022। मूडीज हमें पता है अमेरिकन इन्वेस्टर कंपनी है जो हर साल विभिन्न देशों की जीडीपी ग्रोथ के बारे में अनुमान लगाती है या एस्टिमेट लगाती है। तो इसकी द्वारा लगाया गया है 9.3 का अनुमान, ऑप्शन नंबर बी, 9.3 का अनुमान लगाया गया है। चलते हैं क्वेश्चन, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। हर साल विश्व वेब दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे वर्ल्ड वेब डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। फोटो में देखकर आप समझ गए हैं हर साल वर्ल्ड वेब डे किस दिन मनाया जाता है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक सिगरेट या ई सिगरेट के तहत मनाया जाता है, यानी टोबैको डे जो होता है ना, वर्ल्ड नो टोबैको डे, उसके एक दिन पहले यानी 30 मई को, ऑप्शन नंबर बी, 30 मई को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड वेब डे। ये नंबर 15 पे चलते हैं। हाल ही में किसे राज्यसभा में पुनः मनोनीत किया गया है? हु हैज़ बीन रीनॉमिनेटेड टू राज्यसभा रिसेंटली। मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि 2 सीटें खाली हुई थी राज्यसभा की, जिसमें स्वपन दासगुप्ता ने इस्तीफा दे दिया था मार्च 2021 में, लेकिन मैंने आपको बताया कि दोबारा रीनॉमिनेट हुए हैं, वो यही हैं स्वपन दासगुप्ता। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। स्वपन दासगुप्ता को रीनॉमिनेट किया गया राज्यसभा के लिए। हमें पता है राज्यसभा उच्च सदन है और ये कभी विघटित नहीं होता, कभी भंग नहीं किया जा सकता इसे, और लोकसभा निम्न सदन होता है और उसी के मेंबर्स हैं ये जो नॉमिनेट किए गए हैं। ये पत्रकार हैं, अगर बताऊं आपको, फॉर्मर जर्नलिस्ट रह चुके हैं ये। बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो पूर्व पत्रकार हैं स्वपन दासगुप्ता। सरकार ने संसद के उस सदन के लिए इन्हें फिर से मनोनीत कर दिया है। राष्ट्रपति, हमें पता है राष्ट्रपति जो होता है ना, वही नियुक्त करता है इन 12 लोगों को। किसकी सलाह पर? सरकार या मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही वो नियुक्त करता है। किसको करता है? तो मैंने आपको बताया था, कला क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रसिद्ध लोग होते हैं ना, उनको नॉमिनेट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में कौन अंतरिक्ष स्टेशन में वाटर बियर भेजेगा? रिसेंटली हु विल सेंड वाटर बियर टू द स्पेस स्टेशन। बेसिकली ये कुछ नहीं है, आपको बताऊँ, पहले बताता हूँ कौन भेजेगा। ये भेजेगा नासा, अमेरिकन स्पेस एजेंसी, नासा के द्वारा वाटर बियर भेजा जाएगा। बेसिकली है क्या ही मैं आपको बताऊँ, इस तरह का देखो, ये है, ये एक तरीके से पानी वाला भालू बोल दो, इसे हिंदी में पानी वाला भालू बोल दो। इस तरह से ये है वाटर बियर। ये नासा के द्वारा भेजा जाएगा। ये शायद मेरे ख्याल से 3 जून को भेजा जाएगा, कल ही, सॉरी आज ही भेजा जाएगा ये, या 3 या 4 जून को भेज दिया जाएगा ये। तो ये एक तरीके से क्या है, पानी वाला भालू है, यानी ये पता लगाएगा कि जब ये जाएगा तो किस तरह से एनवायरनमेंट है वहाँ का ह्यूमन के लिए, मानव के लिए। तो उससे एक तरीके से काफ़ी मदद मिलेगी नासा को इस चीज़ के द्वारा भेजने से, कि किस तरह से ह्यूमन या मानव के लिए वहाँ का वातावरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 17 है, हाल ही में समुद्री गाय नामक नए जीवाश्म की खोज किस संस्था ने की है? विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली डिस्कवर ए न्यू फॉसिल नेम्ड सी काउ। ये एक तरीके से सी काउ है, समुद्री गाय। ये IIT रुड़की के द्वारा इस नए जीवाश्म या नए फॉसिल्स की खोज की गई है। बात करूँ इसकी, तो ये बताया गया है इस IIT रुड़की के द्वारा कि यहाँ पर अगर बात करें वर्तमान में, तो अभी काफ़ी कम है ये सी गाय या समुद्री गाय। हालांकि काफ़ी वर्षों पहले समुद्री गाय यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी इनकी प्रजाति, लेकिन वो विलुप्त हो रही हैं धीरे धीरे। तो उन्हीं के द्वारा इसकी खोज की गई है। IIT रुड़की शोधकर्ताओं ने नए जीवाश्म की खोज की है। भारत लाखों साल पहले, मैंने आपको बताया, विभिन्न प्रकार की समुद्री गायों का घर रहा था, लेकिन वर्तमान में ये लुप्त प्राय हो रही हैं धीरे धीरे। ये बेसिकली शाकाहारी गाय हैं जो समुद्री घास को खाती हैं और तटीय जल में रहती हैं या कोस्टल वाटर में रहती हैं। और हालांकि भारत ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इन्हें संरक्षित कैटेगरी में रखा हुआ था।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 18 नंबर पे है, हाल ही में लेटे हुए बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है। यह फोटो में देख रहे हैं, ये है बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा। ये कहाँ बनाई जा रही है, यानी वेयर इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ बुद्ध लाइंग रिसेंटली बीइंग बिल्ट। बिहार के बोध गया में इसे डेवलप किया जा रहा है, बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा को। बात करें तो वेलफेयर मिशन के तहत जो मंदिर है वहाँ पर लेटे हुए बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जा रही है। 26 मई को इसका अनावरण होना था या इसका स्थापित की जानी थी, लेकिन कोविड के कारण ये नहीं हो पाई। 100 फुट लंबी मूर्ति है ये, स्टैचू है जो फाइबर ग्लास से बनाया गया है। 22 कारीगर लगे थे इसमें, जो कोलकाता से आए थे। ये जो प्रतिमा है ना बुद्ध की, ये उस वक्त की है जब बुद्ध अपने अंतिम जीवन में बीमार चल रहे थे और आराम कर रहे थे। उसी स्थिति को ये दर्शाती है बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा। और हमें बताएं, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। चलते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। सिक्किम को भारत में विलय किया गया था, हमें बताएं तो सिक्किम का भारत में विलय किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ऑप्शन आपके सामने 35वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 71वां संविधान संशोधन अधिनियम। आप इतनी इंग्लिश में कह सकते हैं 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42, 44 और 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये सिक्किम का मैप है और चाइना, नेपाल, वेस्ट बंगाल, भूटान 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और 1 भारत से सीमा साझा करता है। कौन? अपना सिक्किम। हालांकि असम से भी थोड़ी सीमा लगती है इसकी, ये वाली। ठीक है, गुड बाय।